सुमित्रा जी की अभी अभी नींद लगी थी कि बहू रुचि उनके कमरे में आ गई और उन्हें झकझोरते हुए बोली, लो अम्मा जी बात कर लो। सुमित्रा जी ने आंखें खोलकर देखा तो रुचि हाथ में फ़ोन लिए खड़ी थी। उसे इस तरह देखकर सुमित्रा जी ने पूछा, किसका फ़ोन है बहू? और किसका होगा? आपकी लाडली बेटी का है। जब देखो बस फ़ोन लगा देती है। ये भी नहीं देखती है कि सामने वाला आदमी कोई ज़रूरी काम कर रहा होगा या नहीं, या वो आराम कर रहा होगा। वो तो बिल्कुल भी नहीं सोचती कि किसी के आराम में खलल पड़ रहा है या नहीं। सुमित्रा जी बोली, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो रोज़ फ़ोन लगा देती है, नहीं तो पहले कहाँ रोज़ फ़ोन करती थी। हाँ, हम तो आपको बड़ा दुख में रखते हैं ना, जो उसका दिल आपके लिए दुखता है, चिड़चिड़ाती हुई रुचि ने कहा। और आखिर में फ़ोन उन्हें पकड़ाकर वहीं पास में खड़ी हो गई। आखिर ये भी तो सुनना ज़रूरी था कि सुमित्रा जी अपनी बेटी से क्या बात करती है। सुमित्रा जी ने अपने कांपते हाथों से फ़ोन को अपने कानों पर लगाया और बोली, हाँ बिटिया, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ माँ, तुम कैसी हो? बस बिटिया, अपनी ज़िंदगी के दिन गिन रही हूँ। अब तो शरीर भी साथ नहीं देता, बस भगवान उठा ले अब तो। अरे नहीं माँ, अभी तो बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी तो पोते पोती नाती नातिनों की शादी देखना बाकी है। अब तो नहीं लगता बिटिया कि तब तक मैं जी पाऊंगी। बस तुम लोगों को भगवान सारी खुशी दे और हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखे। कहते कहते सुमित्रा जी को खांसी आने लगी। रुचि ने उनके हाथ से फ़ोन लेकर काट दिया और सुमित्रा जी को पानी का गिलास पकड़ाकर वापस रसोई में चली गई। सुमित्रा जी ने जैसे तैसे अपने कांपते हाथों से 2 घूंट पानी पिया और गिलास रखने ही लगी थी कि उनके हाथ से गिलास छूटकर नीचे गिर गया। अचानक गिलास गिरने की आवाज़ सुनकर रुचि दौड़ी दौड़ी कमरे में आई। गिलास को ज़मीन पर गिरा देखकर सुमित्रा जी पर जोर से चिल्लाने लगी, ये क्या अम्मा जी, आपसे एक गिलास भी रखते नहीं बनता? गिरा दिया ना सारा पानी और कर दिया ना फर्श गीला। अब मेरा काम फैला दिया। अब मैं घर का काम संभालूं या आपको संभालूं, या आपके बिगड़े हुए काम को संभालूं? बहू, हाथ काँप रहे थे इसलिए गिलास गिर गया। हाँ हाँ, सब समझती हूँ मैं। फ़ोन पकड़कर बेटी से तो बात कर लेती हो आप, तब तो आपके हाथ बिल्कुल भी नहीं काँपते हैं। पर जहाँ मेरा काम फैलाना हो वहाँ आपके हाथ काँपने लगते हैं। अरे, घर में कौन सी नौकरानी लगी है? मुझे ही तो साफ करना है, तो कम से कम बहू की सुविधा भी तो देख लिया करो। बहू भी इंसान होती है। बड़बड़ाती हुई रुचि बाहर गई और एक कपड़ा लेकर कमरे में आई और फर्श पर पोछा लगाने लगी। पोछा लगाकर खड़ी हुई और सुमित्रा जी की तरफ देखकर बोली, अब आप सो जाइए। बिना सुमित्रा जी की प्रतिक्रिया जाने ही रुचि दरवाज़ा जोर से पटकती हुई बाहर निकल गई। सुमित्रा जी एकटक अपनी बहू को देखती रह गई, पर वो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती थी। आखिर रहना तो उन्हें उसी के साथ ही था। बेटा तो सुबह का गया, शाम को ही घर आता था। दिन भर तो रुचि ही होती थी उनके पास, इसलिए उसकी तेज़ जुबान को सुमित्रा जी झेल जाती थी। खैर, रुचि तो शुरू से ही तेज़ स्वभाव की थी, पर फिर भी सुमित्रा जी ने सब कुछ संभाल लिया था। पैसे के मामले में कभी भी अपने बेटे पर निर्भर नहीं रही। पति की पेंशन का पूरा सहारा था। जब तक सुमित्रा जी के हाथ पैर चलते रहे तब तक वो अपनी बेटी मोहिनी को खूब बुलाती थी। अपने हाथों से उसकी पसंद की चीज़ें खुद बनाकर खिलाती थी। बहू अगर चिड़चिड़ भी करती तो सीधा जवाब दे देती थी कि बहू, कौन से मैं तुम्हारे पति के पैसे खर्च करवा रही हूँ? अभी तो मेरे पति की पेंशन आती है। अगर बेटी पर खर्च करती हूँ तो तुम लोगों पर भी तो मैं खर्च करती हूँ ना। वो अकेली आकर खाती है क्या? तुम सब भी तो खा रहे हो, इसलिए हंगामा करने की कोई ज़रूरत नहीं। सुमित्रा जी का जवाब सुनकर रुचि चुप हो जाती। पर जब से सुमित्रा जी बिस्तर पर आई थी तब से रुचि का व्यवहार और भी रूखा हो गया था। तब तो फिर भी सुमित्रा जी लाठी के सहारे उठकर अपने नित्य कर्म तो कर लेती थी, नहीं तो जब वो बिस्तर पर अपने कामों के लिए दूसरों पर मोहताज हो चुकी थी, उस समय बेटी मोहिनी ने उनकी सेवा की थी। तब तो रुचि आस पास भी नहीं भटकती थी। उन 10 दिनों में मोहिनी ने इस घर में रहकर सुमित्रा जी की खूब सेवा की थी। लेकिन जैसे ही सुमित्रा जी धीरे धीरे लाठी के सहारे खड़ी होने लगी और अपने नित्य कर्म अपने आप ही करने लगी, उसके बाद से ही रुचि ने अपना व्यवहार मोहिनी के प्रति और रूखा कर लिया। आए दिन किसी न किसी बात पर मोहिनी से बहस करने लगती थी, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती थी। अब तो सुमित्रा जी को भी रुचि की नज़रें बड़ी अजीब सी लगने लगी थी। पता नहीं क्यों वो सुबह और रात को सोते समय सुमित्रा जी के पास ज़रूर आती थी और उनके गहनों पर सबसे पहले नज़र मारती थी, जबकि सुमित्रा जी ने सिर्फ कानों में सोने के झुमके और पैरों में चांदी की पायल के अलावा कोई गहने नहीं पहन रखे थे। हाथों में लाख की चूड़ियाँ भी थी। उस दिन करवा चौथ था।
मोहिनी अपने मायके में ही मौजूद थी। मोहिनी अपनी माँ की तबीयत के बारे में सुनकर जल्दबाजी में आई थी, तो ढंग के कपड़े भी नहीं लाई थी। तब सुमित्रा जी के कहने पर उनकी अलमारी में से उनकी भारी सी साड़ी निकालकर उसने पहन ली। वो साड़ी सुमित्रा जी के लिए रुचि के मायके से आई हुई थी। ये देखकर रुचि गुस्से से आग बबूला हो गई और मोहिनी पर चिल्लाने लगी कि किससे पूछकर तुमने अम्मा जी की अलमारी खोली। सब जानती हूँ मैं कि इस घर में तुम क्यों रुकी हुई हो। अरे अम्मा की सेवा बहाना है, सब कुछ हड़प कर ले जाना चाहती हो अपने साथ, और पता नहीं क्या क्या निकाला होगा अलमारी से। उसकी बात सुनकर मोहिनी की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, भाभी माँ ने कहा था इसीलिए पहन ली। सब जानती हो तुम्हारा त्रिया चरित्र। अम्मा को तो बातों में फुसलाकर सब कुछ अपने नाम पर कर लेना चाहती हो। बहू बस करो, क्या बोल रही हो? तुम्हें पता भी है एक साड़ी क्या पहन ली उसने, इतना हंगामा कर रही हो। मेरी चीज़ों पर मेरी बेटी का भी हक है। क्यों अम्मा जी, रहती तो आप हमारे साथ हो, फिर बेटी का काहे का हक? इसे तो मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने दूंगी। बस करो रुचि, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या अम्मा से लड़ते हुए? तब कमरे में अचानक मुकुल ने अंदर आते हुए कहा। मुकुल को देखकर रुचि तो चुप हो गई, लेकिन घर का अब माहौल और भी खराब हो चुका था। ये आए दिन का किस्सा होने लगा था। आखिर सुमित्रा जी कब तक बर्दाश्त करती? वो खुद ही ऐसी स्थिति में थी कि ज़्यादा क्या बोलती, इसलिए उन्होंने मोहिनी को खुद ही जाने को कह दिया। खैर मोहिनी तो बेटी थी, उसे तो अपने ससुराल जाना ही था, इसलिए वो वापस अपने ससुराल चली गई। अब वो सुमित्रा जी से फ़ोन पर ही बात करती थी, उसमें भी रुचि चिढ़ जाती थी। कई बार तो वो जानबूझकर बात ही नहीं करवाती थी। सुमित्रा जी सोचती कि खुद से भी कुछ नहीं होता है और बेटी मोहिनी को भी ये घर नहीं आने देती। पता नहीं मन में क्या वहम पाल रखा है। रुचि को ऐसा क्यों लगता है कि मोहिनी कहीं संपत्ति में हिस्सा ना मांग ले और अम्मा मरने से पहले भी दे ना जाए। बेटा मुकुल भी ज़्यादा कुछ कहता नहीं था, क्योंकि रोज घर की शांति भंग होने लगी थी। इसीलिए सुमित्रा जी ने उसे चुप रहने के लिए ही कह दिया था। खैर सुमित्रा जी अपने पलंग से जैसे तैसे उठी और लाठी का सहारा लेकर बाथरूम की तरफ जाने लगी, लेकिन पता नहीं क्यों आज पैर लड़खड़ा गए और वो ज़मीन पर गिर पड़ी कि अचानक कमरे में गिरने की आवाज़ सुनकर बहू कमरे में आ गई और सुमित्रा जी को गिरा हुआ देखकर बोली, अरे अम्मा जी, ये क्या हाथ पैर तुड़वाने का इरादा है? यदि हाथ पैर टूट गए तो मुझसे नहीं होगी आपकी सेवा। जैसे तैसे झल्लाती हुई रुचि ने सुमित्रा जी को सहारा देकर पलंग पर बिठाया। पलंग पर लेटते ही सुमित्रा जी ने रुचि से बोला, बहू मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं रही, कब मेरे प्राण पखेरु उड़ जाए पता नहीं चलेगा। एक बार मोहिनी को यहाँ बुला दे, मैं एक बार उसे देखना चाहती हूँ, उसे मिलना चाहती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, बुला दूंगी। ये कहकर सुमित्रा जी को रुचि वहीं छोड़कर अपने कमरे में आ गई। पता नहीं अपनी बेटी को क्या देने के लिए बुला रही है। मैं तो बिल्कुल भी फ़ोन नहीं करूँगी। मन ही मन सोचती हुई रुचि ने मोहिनी को फ़ोन करना ठीक नहीं समझा। रात को मुकुल घर पर आया तो माँ के कमरे में गया। वहाँ माँ को सोता हुआ देखकर वापस बाहर आ गया। सुबह उठकर जब रुचि सुमित्रा जी के कमरे में गई तो सुमित्रा जी के प्राण पखेरु उड़ चुके थे और उसे इस बात पर बिल्कुल भी मलाल नहीं था कि उसने सुमित्रा जी के कहने के बावजूद भी मोहिनी को नहीं बुलाया, बल्कि बिना वक्त गवाए वो फटाफट सुमित्रा जी के शरीर से गहने निकालने लगी। लेकिन तब तक मुकुल भी उठकर आ गया। उसे अम्मा के शरीर पर गहने उतारते देखकर मुकुल बोला, क्या कर रही हो तुम? माँ के गहने क्यों उतार रही हो? तुम्हें पता है ना माँ को गहने पहनकर रहना बहुत पसंद है। अरे अब काहे की पसंद, अम्मा तो गई। अचानक रुचि के कहने पर मुकुल फटाफट अपनी माँ के पास गया और उनके शरीर को छूकर देखा। अम्मा का शरीर ठंडा पड़ चुका था, शायद काफ़ी देर पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम माँ के गहने ऐसे निकालने में लगी हुई हो। बता नहीं सकती थी कि माँ अब हमें छोड़कर जा चुकी है? अरे अम्मा तो अब जा चुकी है, कहीं गहने भी ना चले जाएं, इसलिए निकाल रही हूँ। अभी लोग आ जाएंगे तो सबसे पहले गहने ही हटाएंगे। कौन लोग आकर हटाएंगे? मुकुल ने प्रश्न किया तो मुकुल को घूरते हुए बोली, तुम्हारी बहन और कौन, वही एक है और उसकी नज़र इन गहनों पर है। इसके आगे मुकुल कुछ कह नहीं सका। बस कुछ देर तक रुचि की लालच भरी नज़रों को देखता रहा, जबकि रुचि अपने काम में लगी रही। थोड़ी देर के बाद उसने मोहिनी और बाकी रिश्तेदारों को फ़ोन करके माँ के संसार को छोड़कर जाने की खबर दी। जब क्रियाक्रम हो गया तो मोहिनी वापस अपने पति के साथ जाने लगी। तब मुकुल मोहिनी से बोला, मोहिनी तुम तो इस घर की बेटी हो, तुम्हें तो कम से कम 15 दिन यहाँ रुकना चाहिए। नहीं भाई, जिस घर से अम्मा ने खुद ही जाने को कह दिया था वह मेरा रुकना ठीक नहीं है। भैया
फिर तुम तो सब कुछ जानते ही हो। अब अपने स्वाभिमान की रक्षा तो मुझे खुद ही करनी है। अब तो माँ भी नहीं रही, अब तो मेरा मायका भी खत्म। कहते कहते मोहिनी की आंखों में आंसू आ गए। मुकुल ने देखा कि रुचि अपने रिश्तेदारों के साथ घिरी बैठी है, पर एक बार भी उसने अपनी बहन मोहिनी को सांत्वना नहीं दी। सच, आज वाकई में उसकी बहन का मायका खत्म हो रहा था, पर फिर भी मुकुल ने मोहिनी को रोका नहीं। मोहिनी अपने पति के साथ बाहर आ गई। दोनों रवाना होने ही वाले थे कि इतने में मुकुल फिर मोहिनी के पास आया और एक छोटी सी पोटली उसे देकर बोला, ये माँ ने तुम्हारे लिए दिए थे, ये लेती जाओ, ये माँ का आशीर्वाद है। उन्होंने अपने हाथों से मुझे दिया था कि मोहिनी को दे देना। और रही बात मकान में हिस्से की, तो नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ कि आपकी स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं, आप तो ये अपने पास ही रखो। पर मोहिनी, ये गहने तुम्हारे हैं, इस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हक है। इससे पहले कि तुम्हारी भाभी के साथ रहकर मेरी भी नीयत खराब हो जाए, तुम इन्हें ले जाओ। और रही बात मायके की, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम यहाँ पर आओ, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तुम्हारे स्वाभिमान को ख़त्म नहीं होने दूंगा। मायके का आंगन ना सही, भाई का दामन तो है। अपने भाई मुकुल की बात सुनकर मोहिनी उसके गले रखकर फूट फूट के रोई। कुछ देर के बाद जब मन हल्का हुआ, तब मुकुल से विदा लेकर मोहिनी वहाँ से रवाना हो गई। वो दिन था और आज का दिन है कि मोहिनी कभी अपने उस मायके के घर में नहीं गई। हाँ, मुकुल हर रक्षाबंधन और भाई दूज पर खुद अपनी बहन के घर पर जाता था। हालांकि रुचि ने इस पर भी काफ़ी हंगामा किया था, पर मुकुल एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। तब रुचि धीरे धीरे अपने आप ही चुप हो गई। और रही बात गहनों की, तो वो रुचि उन गहनों के लिए अपना सिर पीटती ही रह गई। जब मुकुल ने उसे बताया कि माँ ने मकान बेटे के नाम तो गहने बेटी के नाम किए थे, और गहने उसने मोहिनी को खुद ही दिए थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी इस कहानी पर क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।